डबली वो तो एक शौक था ना, शौक को आप पैशन के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते। पैशन तो मेरा बचपन से इंजीनियर बनने। अस्सलाम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं कैंपस और ये है कैंपस और की 5th एपिसोड। और जैसा कि आपको पता है कि इस शो में हर एपिसोड में एक नया स्टूडेंट आता है और वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता है और हमें अपनी मज़े मज़े की बातें बताई जाती हैं। तो आज हमारे साथ हैं एहसन बिलाल, जो कि डबल ई कर रही हैं नस्ट से, और उन्होंने भी इसी साल 2020 के अंदर एडमिशन लिया है और उनको आलू वाली बिरयानी बहुत पसंद है। तो आइए उनके बारे में और फन फैक्ट जानते हैं, उनके बारे में और जानते हैं कि उन्हें किस तरह से नस्ट में पहुंचे और उन्होंने कितनी मेहनतें की। सो वेलकम टू द शो एहसन। हाँ जी, थैंक यू लाइबा इतना अच्छा इंटरव्यू देने के लिए। मैं आपके बारे में तो थोड़ी बहुत बता दिया कि हाँ आपका शॉर्ट सा इंट्रो दे दिया। अब आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं अपने बारे में, थोड़ा सा हाँ हमें आगाह करें। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नाम तो पता है, मेरा नाम है एहसन। फिर मैंने किप्स से किया है और बस इतना ओके शॉर्ट सा इंटरव्यू। ओके, तो आपने फिर एफएससी की है और अभी आप कर रहे हैं डबल ई। और डबल ई तो डबल ई बहुत और मतलब कॉन्सेप्चुअल किस्म की है, जिसमें मतलब हाँ। बड़ा सोचना, मतलब बहुत कॉन्सेप्चुअल होती है। तो हम्म, और जबकि एफएससी की देखा जाए उसमें इतना रट्टा और मतलब आपको बुक्स भी हाँ पढ़नी पड़ी होती है, तो वो एक 360 डिग्री का चेंज, ये कैसा मतलब आपको हाँ। लगा था? बिल्कुल बिल्कुल टाइप जब इस तरह के जब स्टूडेंट बाकी पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट आते हैं तो आपको फुल चेंज महसूस होता है कि एफएससी से बिल्कुल डिफरेंट होती है। डब्ल्यू डब्ल्यू में काफ़ी सोचना पड़ता है। जब मैं आया था तो सीनियर्स ने भी यही कहा था कि डब्ल्यू में आगे हो, बस अब भूल जाओ 4 साल कोई तुम्हारी लाइफ में कोई अच्छी चीज़ होगी। बाकी ओके ऐसे करें। ओके। हाँ अच्छा, तो आपने मतलब आपने जो डबल ई है वो खुद चूज की थी या किसी ने हाँ आपको कहा कि यार नहीं, डबल ई का बड़ा स्कोप है, डबल ई करो, इंजीनियरिंग का टैग हाँ। लगेगा? नहीं नहीं, डबल ही खुद चूज की थी। डबल ही बाकी जो सब्जेक्ट थे मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पढ़ने से कुछ अंदाजा हो रहा था कि फर्स्ट ईयर अक्सर थी मैकेनिकल टाइप, वो सूखी सूखी सी थी, मज़ा भी नहीं आता था पढ़ने में। तो सेकंड ईयर मतलब समझी भी अच्छी तरह थी और सेकंड ईयर पढ़ने में मज़ा भी ज़्यादा आया था। तो इस वजह से डबल ही का शौक मतलब खुद ही था, कभी देखा ही नहीं, सही। शौक से आया था। डबल ई भी स्टार्ट कर दी है, तो अब आपके फ्यूचर गोल्स मतलब किस तरह के हैं कि आपने आगे डबल ई में क्या करना है, किस तरह से आपके ने इसको लेके परस्यू करना है? और फिलहाल गोल्स तो मेरे ये हैं कि पहले तो ये 4 साल सही जीपीए से लेके स्किल सीखनी है, स्किल पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके उसके बाद एमएस के लिए मूड नहीं है, लेकिन सोचेंगे। तब सोचेंगे। ओके, तो क्या कहते हैं बिलाल भाई, आप ये बताएं कि आपको तो अब लाइक अब थोड़ा बहुत आइडिया है, जैसे आपने कहा कि अच्छा स्किल्स सोचेंगे, तो आपको क्या लगता है कि जो नस्ट का जो इन्वायरमेंट है आपको इन स्किल्स सीखने में कितना हेल्पफुल रहेगा? मतलब जो जिस तरह नस्ट की डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, नस्ट में नस्ट के टीचर्स और या आपके नस्ट की जो लैब्स हैं, ये आपको किस तरह से आपको गाइड कर पाएंगे इसमें? हाँ, इस तरह नस्ट को मैं पहले नंबर पर भी प्रेफर करता हूँ क्योंकि सिर्फ आप सीखते नहीं, इंजीनियरिंग तो आपको बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी करवा रही होती हैं, बहुत सी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी जो इलेक्ट्रिकल करवा रही हैं। लेकिन नस्ट का ये फ़ायदा है कि वो इंजीनियरिंग के अलावा आपकी स्किल्स पे भी फोकस करती हैं और उनकी लैब स्टेट ऑफ द आर्ट्स हैं, तो आप काफ़ी कुछ नया सीखते हो। इंजीनियरिंग करने के अलावा भी आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी आप ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हो। वो आपको बेटर लाइफ, आगे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ज़्यादा फोकस करवाती है। सही। तो यही रीजन थी आपने नस्ट चूज की, इसके हाँ अलावा जी। आपने कहीं अप्लाई किया नस्ट के अलावा कि कुछ और यूनिवर्सिटी? नस्ट के अलावा मैंने यूटी में अप्लाई किया था और मेरा हो गया था, लेकिन मैं नहीं गया। ओके, तो रीजन मतलब यूईटी भी हाँ काफी अच्छी है, अगर देखा जाए हाँ। तो उसका माशाल्लाह काफी अच्छा है, नहीं। तो यूईटी हाँ, नस्ट। तो वही बात होगी कि इंजीनियरिंग तो करवा रही है, हर यूनिवर्सिटी करवा, लेकिन जिस तरह नस्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और बाकी प्रोग्राम्स पे फोकस करता है, जो सोसाइटीज़ ग्रूमिंग वगैरह करती हैं, वो उसी नस्ट की खासियत है। सही। तो आपने सोसाइटीज का मेंशन किया, तो अभी आपने कोई सोसाइटीज की है, कोई ज्वाइन, हाँ मतलब थोड़ा हाँ जी, मैंने सोसाइटी ज्वाइन की हुई है, मैंने 3 ज्वाइन की हुई हैं अभी फ़िलहाल। किस किस पोर्टफोलियो में? एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, क्योंकि मैं अक्सर एनईटी के बाद फारिग हुआ था तो मैं
ऐसे ही शौक था तो बस यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख लेता था, तो इस वजह से उस पोर्टफोलियो में अप्लाई कर दिया। काफ़ी स्कोप है, अगर आपने स्टार्ट भी करनी है तो लाइक इट्स बहुत अच्छी जगह है, आप स्टार्ट करो, हुँ। लोगोस वगैरह ब्रांडिंग वगैरह काम हो रहा है। तो आपने क्योंकि आपने आपने मेंशन किया कि आपकी जो लाइक डबल मतलब अभी आपने यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट करने से पहले ही स्टार्ट कर दी थी। तो अगर हुँ। आप उसमें थोड़ा अपना टाइम देते, आप थोड़ा-सा उसकी लाइक मार्केटिंग करते या आप अपनी फाइवर या अपवर्क पे जाते तो आप लाइक आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। तो आपने फिर उस चीज़ को छोड़ के डबल ई क्यों ली? जी। डबल ई वो तो एक शौक था ना, शौक को आप पैशन के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते। पैशन तो मेरा बचपन से इंजीनियर बनने का था, और हालाँकि ग्रेड मेरे अच्छे थे, मैं मेडिकल में भी जा सकता था, लेकिन पैशन मेरा इंजीनियरिंग की तरफ था, इस वजह से मैं वहाँ गया। ये तो शौक था, शौक तो बदलता रहता है, पैशन नहीं बदलता, इस वजह से डबल ई ज़्यादा चूज़ की थी। सही। तो आपको क्या लगता है कि आपकी क्योंकि अब आपके पास एक स्किल सेट तो है लाइक डबल ई हाँ, के अलावा भी एक है, ठीक है आपके पास। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि आप इसमें कितना मतलब आप इसको परस्यू करना पसंद करेंगे या यू बी लाइक कि नहीं यार डबल ई ठीक है, हाँ, बस नहीं एकेडमिक लाइफ पे पर फोकस करना है? एकेडमिक लाइफ के साथ लाज़मी उसको परस्यू करना पसंद करूँगा, क्योंकि एक आपके एक्स्ट्रा होनी चाहिए एक्टिविटी। अब सारा दिन आप बुक वॉर्म बन के जाओगे तो आपके 4 साल बहुत मुश्किल गुज़रते हैं। मुझे गाइडेंस पहले आपको लेनी पड़ती है कि आपको साथ कोई एक्टिविटी करनी पड़े जिसके आपका माइंड भी फ्रेश हो जाए और आपको फ़ायदा भी दे। ये ऐसे नहीं, माइंड भी फ्रेश हो, फ़ायदा भी दे एंड में। अगर आप साथ-साथ ये कोई स्किल सीख लेते हो, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा साल लग जाएगा अगर आप आहिस्ता-आहिस्ता भी करो, लेकिन उसके बाद आपके पास एक स्किल होगी जिसके आप कह सकते हो कि हाँ जी, ये मेरे पास है। और एज़ अ स्टूडेंट ये अर्निंग के लिए आप जब आप पॉकेट मनी खुद आप करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। अगर कोई और मतलब है स्टूडेंट्स ठीक है जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग का शौक है मतलब तो आप उन्हें उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको किस तरह से उस चीज को लेके परस्यू करना चाहिए? वैसे अगेन स्पेसिफिक डिग्रीज मतलब नहीं प्रोवाइड की जा रही, तो उस लिहाज से आप क्या कहोगे स्टूडेंट्स को कि लाइक एक फ्रीलांस बन के काम करें या आपकी तरह होके अपना टाइम मैनेज करके दोनों चीजों को देखें? देखना, अगर तो वो टाइम मैनेज कर सकते हैं तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि वो साथ स्टडीज़ को भी लेके चलें और साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर शौक है किसी और स्किल्स को साथ-साथ लेके चल जाएँ, क्योंकि मिल जाता है टाइम अगर आप स्लो-स्लो भी करो, क्योंकि अगर आप एक ही दिन में उसकी 5-6 पूरे ट्यूटोरियल देखने का चाहोगे तो आप जल्दी थक जाओगे। 1 हफ्ता चलेगा, आप अपने आप को पूरा डिज़ाइनर समझोगे, लेकिन आपने उसमें 1 हफ्ते में सारा सीखा प्रैक्टिस कोई नहीं की होगी। इस वजह से आहिस्ता-आहिस्ता करें, लेकिन स्लो एंड स्टेडी। ये आहिस्ता-आहिस्ता करें लेकिन रोज़ करें काम। ये इस वज़ह से बहुत फ़ायदा देता है। सही। तो क्या कहते हैं हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की वैसे अगर एक बात की जाए तो मतलब हुँ, आप जैसे सोसाइटीज़ में आप एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर रहे हैं, हुँ, ठीक है? और अगर आपको काम मिलता है उसका, ठीक है, तो आपको पता है कि उसमें आप एक बनाते हो, आप एक पोस्टर बना रहे हो, फिर आप बना के दे हाँ, देते हो। देन उसमें आपको रिविजन्स आ जाती हैं कि अच्छा ये फ़ॉन्ट हाँ, चेंज कर दें, ये कलर चेंज कर दें, इसका थोड़ा-सा कर दें। तो उसमें भी बंदे का टाइम लग जाता है। हाँ, तो मतलब ये भी बहुत एक टाइम टेकिंग काम है, ठीक है? तो यस। आप स्टडीज़ के साथ उसको कैसे मैनेज करते हैं? फिर अगर आपको साथ-साथ लेके चलना है तो आपको सिर्फ़ 2 चीज़ें अपनी लाइफ़ में रखनी होती है, या और एक सोसाइटीज़ का काम और एक स्टडीज़। बाकी आपको फिर छोड़ने पड़ते हैं। बाकी अगर आप कोई जाते हो आउटिंग के लिए जाते हो तो वो आपको ज़रा कम करने पड़ते हैं। इस तरह होता है, क्योंकि इस तरह ये मैनेज हो सकता है अगर आप स्टडीज़ को भी साथ मैनेज कर रहे हो और ये दूसरी अपना स्किल्स भी मैनेज करोगे आप, फिर आपको बाकी काम छोड़ने पड़ेंगे। तो इस तरह हो जाता है। सही, तो मतलब आप कहेंगे अब आपको एक चीज़ मतलब आपने जितनी चीज़ें करनी है करें लेकिन देयर इज़ गोना बी समथिंग कि आपको जो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुर्बान कुछ ना कुछ यस, करना पड़ेगा। सैक्रिफ़ाइस लाज़मी है। किसके लिए सैक सही। तो आप मुझे ये बताएँ कि आपका क्योंकि अब कोरोना का टाइम था, ठीक है? उसमें तो मतलब आपने तो चलो यूटिलाइज़ कर लिया कि चलो हाँ, थोड़ा-सा ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी हो रही है और साथ हुँ, में आप एफएससी के स्टूडेंट भी थे, ठीक है? और रिज़ल्ट्स वग़ैरह आ रही हैं, सारा कुछ हुँ, मतलब पेपर्स का नहीं पता। लेकिन अब हुँ, एंट्री टेस्ट का मतलब यूईटी के लिए भी तैयारी करना मतलब हुँ, आप किस तरह से आपने वो एंट्री टेस्ट के टाइम को लेके चले फिर कि सब कुछ एकेडमीज़ हाँ, बंद है, सब कुछ बंद है और फिर आप एक हुँ, स्किल्स भी सीख रहे हैं साथ, तो हुँ, वो आपने कैसे टाइम मैनेज किया? हुँ। साथ-साथ तो एनी चीज़ के लिए या वैसे एंट्री टेस्ट के लिए तो हमारे पास बहुत आइडियल टाइम था कि रमज़ान का महीना था, तो रमज़ान में सुबह सहरी के बाद सोते नहीं थे, तब
कर लिए थे, चैप्टर रिवाइज कर लिए थे, एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज कर लिया हर सब्जेक्ट का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंटी में प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में और एनईटी में खास तौर पर वेटेज ज़्यादा होती है मैथ और फिजिक्स की। वो मैथ फिजिक्स आपके अच्छे हैं तो आपका एडमिशन भी कंफर्म हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें मांगती हैं प्रैक्टिस। अगर आप 1 घंटा पूरा चैप्टर रिवाइज़ करो और 2 घंटे बैठ के उनके उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो, इन्फॉर्मेशन जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है कि इस डेप्थ में जाके लावा आ जाता है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन, वो तो आपको रट्टा मारने पड़ते हैं। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं तो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो और प्रैक्टिस ज़्यादा करो। अगर आप 1 घंटा उस सब्जेक्ट को, सिर्फ़ एक चैप्टर को दे रहे हो तो उसको आपको 4 घंटे या 3 घंटे लाज़मी प्रैक्टिस के लिए देने पड़ते हैं। ओके। तो आपने अब ये तो बता दिया कि अच्छा कौन-कौन से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं एनईटी के, लेकिन अब एनईटी का अगर हम बताएँ तो ऑलमोस्ट लाइक 200 एमसीक्यूज़ होते हैं, आपके पास टाइम भी है कोई हाँ, 120 मिनट्स होता है और आपको हर एमसीक्यूज़ को अब कोई सेकंड्स में टाइम देना पड़ रहा होता है। हाँ। तो वो चीज़ आपने किस तरह से मैनेज की? और वो उस और अभी तो क्योंकि किप्स वगैरह मतलब ये एकेडमीज़ भी बंद थी, तो उस बारे में आपको कहाँ से गाइडेंस मिली? वो सारा आप उसका ज़रा बताएँ हमें थोड़ा-सा। गाइडेंस के लिए तो मैंने यूट्यूब के वीडियोस देखे हैं, वो काफ़ी सीनियर्स हैं, उन्होंने अपना खुद एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ था, किस तरह उन्होंने पहले एनईटी से पूरे लो से बिल्कुल हाई पे चले गए, एनईटी 1 से एनईटी 3 पे उनके मार्क्स कहाँ से कहाँ चले गए। सिर्फ उन्होंने अपना इन चीज़ों पर फोकस किया कि टाइम मैनेज किया था। और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको जो सब्जेक्ट हैं जैसे इंटेलिजेंस वगैरह हो गए, 10 एमसीक्यूज होते हैं, 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के होते हैं, वो आते भी आउट ऑफ सिलेबस हैं, वो आम बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ कुछ-कुछ बच्चे हैं जिनको पता होता है कि इंग्लिश के इतनी इस तरह की वोकैब यूज़ हुई है। तो उसको ज़्यादा अच्छा होता है कि आप उनको एंड में लेके रखो। लेकिन और जो ज़्यादा जिनकी आपने फुल तैयारी की होती है, मैथ हो गया और फिजिक्स होगी, तो उनको आप ज़्यादा टाइम दो। मतलब मैथ को आप डे डेढ़ घ सा 80 एमसीक्यूज़ होते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आधा वक़्त उसको दो, आधा वक़्त। और फिजिक्स को 1 घंटा, बाकी सब्जेक्ट हो जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट अगर ये आपके इस अच्छे से हो गए हैं तो बाकी भी आपके अच्छे हो जाते हैं खुद ब खुद ही। ओके। तो अच्छा आप अभी हॉस्टलाइट हैं, राइट? ठीक है, आप हाँ। अभी हॉस्टल में रह रही हैं। तो आपको मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा था घर से आकर हॉस्टल में रहना, और हाँ, फिर हॉस्टल कैसी है नस्ट की, और हाँ। हॉस्टल की लाइफ कैसी है? हॉस्टल लाइफ नेस्ट की बेस्ट है। अच्छी भी नहीं है, बेस्ट है। पता नहीं लगता कि अब घर से किसी और, जिस तरह आपने सुने होते हैं कि हॉस्टल में ये चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट होता है कि हॉस्टल नेस्ट के बिल्कुल घर जैसे आपको फैमिली, दोस्त बहुत अच्छे मिलते हैं वहाँ पर आके, क्योंकि सही अच्छे-अच्छे स्टूडेंट्स आए हुए होते हैं वहाँ पर, दोस्त आपके अच्छे बन जाते हैं। सीनियर्स बहुत गाइड करते हैं वहाँ पर, सीनियर कोई भी आपको कोई चीज़ परेशान करे तो आप सीनियर से गाइडेंस ले लेते हो, मेस पे जाके सीनियर से पूछ लेते हो, वो आपको हर तरीके से गाइड कर देते हैं। तो बाकी अच्छा था, दिन अच्छे गुज़रे। आप लोगों के तो वो भी थे लॉकडाउन का सीन कि अच्छा डे हाँ, स्कॉलर वाले दिन आपने बाहर बिल्कुल नहीं जाना और ये वो। हाँ। तो वो चीज़ आपको कितना मतलब आपको वो पॉलिसी कैसी लगी कि हाँ भाई अब ये आपको अच्छी लगी कि हाँ भाई अच्छा है, चलो हुँ, हमें सेफ रखा हुआ है, या हुँ, आपको थोड़ा तंग हो जाते थे फ्रस्ट्रेट कि हुँ, यार हम डे स्कॉलर वाले दोस्तों से नहीं मिल सकते, या हमें उनका पता हाँ। ही नहीं, क्योंकि आप लोग फ्रेशमैन थे, आप लोगों ने भी एक दूसरे को उस तरह जाना नहीं था। तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। अ, वैसे देखा जाए तो पॉलिसी तो हमें हमें अच्छी नहीं लगी, लेकिन थी हमारी सेफ्टी के लिए। लेकिन बस क्या करें, हेक्टिक रूटीन तो काफ़ी थी। अब रात को 9 बजे के बाद निकलने देते तो पूरा दिन एक ही हॉस्टल में रहना, और ख़ासकर अब 2 महीने अपने आधे क्लास पहले उसको हम जानते भी नहीं है, सिर्फ़ व्हाट्सएप पे कॉल वगैरह मैसेजेस वगैरह होती है, तो वैसे हम नहीं जानते कि क्या है, कैसे बंदे हैं। वैसे तो हेक्टिक रूटीन थी काफ़ी, अगर इस तरह वैसे पूरे। अगर नहीं अगर एक पर्सनल ओपिनियन बाहर रखी, मतलब क्योंकि हाँ जी। हर हॉस्टलाइट को ये था कि यार हम नई या दोस्तों को नहीं मिल सकते, लाइक या सेफ्टी के लिहाज से, जिस तरह पेंडेमिक चल रहा है, लोगों या को मतलब जिस जिस रेट से कोरोना फैल रहा है उस या लिहाज से, तो उस लिहाज से आपको कैसी लगी उ चीज? नहीं, उस लिहाज से तो बेस्ट थे। उनकी उस लिहाज से उनके पूरी पॉलिसीज़ और उनके जो इन्होंने किए हुए थे, वो बिल्कुल मतलब हो ही नहीं सकता था उसमें किसी को हो जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सेफ्टी मेजर्स किए हुए थे। ओके, अगर इसके अलावा कोई और यूनिवर्सिटी या कोई और, हाँ, अगर आप जैसे अगर किसी प्राइवेट हॉस्टल में होते, तो हाँ, आप इतना सेफ फील करते हाँ। या नस्ट जितना आपने को नस्ट नहीं, मेरे फीस फॉलो कर बता रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना तो बिल्कुल सेफ नहीं हो सकता था, क्योंकि जिस तरह बाहर के हालात थे और ख़ासकर इस्लामाबाद के हालात थे, तो अगर कोई बंदा प्राइवेट हॉस्टल में रह रहा होता तो यकीनन उसको, वैसे ही कोई बंदा रहता है प्राइवेट हॉस्टल में तो उसको लगे बीमार हो जाता है कभी कभार, या उसको बुखार होता है, लेकिन ये वाला सीन नेस्ट हॉस्टल में बिल्कुल नहीं था। कोरोना से रिलेटेड भी और बाकी
चीज़ों से भी। सही। हाँ तो जी। क्या कहते हैं, आप मुझे ज़रा थोड़ा-सा इस बारे में बताएँ कि आपकी जो अब क्योंकि अब आप लोगों ने कोई 2 हफ़्ते नास्क में गुज़ारे थे, कोई 2 मतलब एकेडमिक मतलब जब स्टार्ट हो गई थी, बल्कि महीना। तो उसमें आप लोगों के तो इतने क्विज़ेज़, असाइनमेंट्स उस तरह से नहीं ली जानी थी और फिर जब ऑनलाइन पे शिफ्ट हुआ तो फिर जी, सही क्विज़ेज़ सारा कुछ जी। असाइनमेंट्स और तो अब आपको मतलब क्या लगता है कि ये पॉलिसी कैसी थी नेस्ट वालों की कि उन्होंने इसको कितने अच्छे तरीके से क्या कहते हैं ये इसका कॉप अप किया? अगर वैसे जो ऑनलाइन थी ना, इसका सिस्टम काफ़ी अच्छा था, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में मैं सुन रहा था कि ऑनलाइन इतना तवज्जो नहीं दी जा रही थी, कि एकेडमिक पर भी बस काम चलाओ प्रोग्राम हो रहा था। लेकिन जो नर्स के प्रोफेसर भी काफ़ी अच्छे मिले, प्रोफेसर भी काफ़ी अच्छे, वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही। उनको अगर कोई भी परेशानी तो कहते हैं ईमेल कर दो या उसी वक्त पूछ लो, हर वक्त आपके लिए, मतलब जो भी आपको क्यूरी वगैरह आप उनसे जाके सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो इस तरह, और जो क्विज़ेज़ वगैरह की पॉलिसी है, तो वो शुरू-शुरू में तो हमें लगी थी, क्योंकि एफएससी की रूटीन से हमें सिर्फ़ साल के एंड में या पेपर के वक़्त ही पढ़ना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर आप साथ-साथ हफ़्ता-हफ़्ता 1 हफ़्ते की आपको रोज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगले हफ़्ते उसका क्विज़ आ जाता है। तो इस लिहाज से अगर एकेडमिक सूरत-हाल देखा जाए, तो हम शुरू-शुरू में लगा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन एंड में फिर टाइम मैनेज करना पड़ा। सही। तो अब आप क्या कहते हैं मतलब सैटिस्फाइड हैं ऑनलाइन क्या कहते हैं जो उनकी डीएल लर्निंग चल रही है? अ, और हाँ, एक और ये पूछना चाहूँगी आपसे कि आपने जो है मेंशन किया कि आप लोगों के क्विज़ेज़ हो रहे थे, तो अब क्योंकि अब आप लोगों के फाइनल्स हो रहे हैं, ठीक है? कोई हाँ। ओएचटीज़, कोई मिड्स कुछ नहीं हुआ और अब आप लोग मतलब कितना उससे हैं कि यार फाइनल्स नहीं होने चाहिए हाँ। या फाइनल्स का डीएल पे हो या एफटीएफ पे हो, उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, पर्सनल ओपिनियन तो मेरा ये है कि फाइनल डीएल में ही होने चाहिए थे, क्योंकि अगर हम पहले होता था तो ओएसटी वगैरह दे देते थे बच्चे, तो उनको आइडिया हो जाता था कि ईएससी किस तरह आएगा, फाइनल्स किस तरह आएंगे। लेकिन अब हम पहला पेपर ही जो देंगे फेस टू फेस में, वो ईएससी का देंगे, तो हमें इतना आइडिया ही नहीं होगा किस तरह अटेम्प्ट करना है, टाइम कैसे मैनेज करना होगा वहाँ बैठ कर, किस तरह के क्वेश्चन तो वह पता लग जाते हैं सर के, इन सर का लेवल क्या है, किस तरह के क्वेश्चन उठा के दे देते। लेकिन फिर भी एक जो होता है माइंड सेट होता है, वो खराब हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें आपको सीनियर्स वगैरह आपको काफ़ी गाइड नहीं कर पाएँगे कि लाइक वो बताएँगे कि इस तरह के पेपर्स आते हैं, आप इस तरह से तैयारी करें? हाँ जी, हाँ, यही है कि इस बारे में तो सीनियर से गाइडेंस लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने पहले दिया होता है, सारा वक़्त गुज़ारा हुआ है, उन्होंने एक पूरा सेमेस्टर भी डीएल में गुज़ारा हुआ है, और हमें इसका आइडिया नहीं है, तो इस लिहाज से सीनियर बहुत हेल्प कर सकते हैं। सही। सीनियर से ही ले रहे हैं आज क्विज़ेज़ के बारे में भी और ईएससी के बारे में। सही। हुँ, तो ऐसे अब आपको पता है कि आगे 2021 में भी कोरोना उस तरह से नहीं गया जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था जी। कि और आगे के हालात का भी कुछ पता नहीं है कि आगे लॉकडाउन होता है या कुछ वैक्सीन्स का भी नहीं पता क्योंकि वेरिएंट आ गई है कोरोना की। तो अभी हमें नहीं अभी भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ हैं। तो आगे जो 2021 के स्टूडेंट्स जिन्होंने अगले साल अप्लाई करना है, उनको आप क्या कहेंगे कि वो किस तरह से मतलब क्योंकि आगे नहीं पता हमें कि पेपर्स होंगे एफएससी के, नहीं होंगे या किस तरह लिए जाएँगे और फिर एंट्रीज़ का है कि एंट्री के किस तरह होंगे, तो उनको को आप किस तरह से मतलब कोई एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस तो ये है कि साथ-साथ करते रहें, क्योंकि एंट्री टेस्ट तो लाज़मी है। एंट्री एंट्री टेस्ट के बगैर तो आप यूनिवर्सिटी तो आ नहीं सकते। इस वजह से आपको साथ-साथ करना पड़ेगा। अगर आप अभी से लेके अब छोड़ के बैठ जाएँगे, पेपर नहीं हो रहे और एंट्री टेस्ट भी डिले हो गया है, तो वो आपको भूलता रहेगा। एंट्री टेस्ट होता ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल है, तो आपको साथ-साथ अपने कॉन्सेप्ट फ्रेश रखने पड़ते हैं, ताकि आप एंट्री जब टेस्ट में बैठो, तो आपको आज ये ना हो कि आप 1 रात पहले उसको रिवाइज़ करके आओ, टेस्ट में आओ तो आपको सारा भूला हो। तो इस लिहाज से तो आपको एंट्री टेस्ट के लिहाज से तो आपको साथ-साथ पूरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखने चाहिए, और जिस तरह पेपर है, तो पेपर तो वो पॉलिसी इस तरह ही बनाएँगे कि साथ बच्चे टाइम मिल जाएगा उनको याद करने के लिए, या वैसे उन्होंने कोई रिवाइज़ वगैरह करना होगा तो। ओके, थैंक यू सो मच एहसन फॉर योर टाइम। आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया एंड आई बिलीव कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें ली होंगी, उनको बहुत अच्छे से पता चला होगा कि आगे उन्होंने 2021 के लिए जो बच्चे जा रहे हैं उन्होंने किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से आगे सारा कुछ हैंडल करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है। तो थैंक यू सो मच एहसन थैंक यू। and this is the end of episode 5. I hope you liked the video. Do like and subscribe to our channel. And ओके, yeah, we'll be back with the episode 6. Okay, till then, Allah Hafiz. ओके। अल्लाह